नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ हैं दीपक सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं अर्पिता मामले की। लगातार हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। अब इस मामले में उसकी कुछ कारें जो हैं वो चोरी हो गई और ऑब्वियसली इसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा पड़ा है। एक तरफ ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ पीछे से चोरियां भी होती जा रही हैं, यानी लोकल पुलिस भी अब इन्वॉल्व हो रही है इस पूरे मामले में। साथ साथ इसमें जो एक और फैक्ट सामने आया वो ये है कि आज वो फूट फूट कर रोई जब पूरा मामला सामने आया, बेहोश हो गई। दीपक, क्या था पूरा मामला? ये जब ईडी उनके जांच लेके जा रही थी तो लोग कह रहे थे कि जो बेहोशी है, अगर सोशल मीडिया में बात करें तो लोग कह रहे थे कि शायद वो ये पैसे गिरे हैं 50 करोड़ जो बेहोशों की गिरी है, वो उसकी एक चाल है बचने की, ताकि वो किसी तरह हॉस्पिटलाइज हो जाए, अफसर उससे पूछताछ ना कर सकें। तो एक चाल थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये जो भी आपने ड्रामा देखा, जो भी आपने वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तो ये अर्पिता का नया मामला लेकिन इस तरह के हमने कई ड्रामे देखे हैं कि जो आरोपी करता है उस टाइम पर कि वो उसका बीपी हाई हो गया, वो एडमिट कराने की खुद को कोशिशें करता है ताकि बच जाए वो किसी ना किसी तरह, लेकिन ऐसा है नहीं। अब वो रो इसलिए रही है कि शायद 50 करोड़ चले गए, या रो इसलिए रही है कि अब वो जेल जाना पड़ेगा। सदमा लगा है ना, 50 सदमा करोड़ भी है 50 करोड़ का सदमा। तो सदमा भी लगा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो सारा अमाउंट सीज हुआ है, इसका कानून क्या कहता है? यानी कि अभी अमाउंट कैसे, किस किस रूट पर जाएगा, आपको बताते हैं। दरअसल करीब करीब अभी तक 50 करोड़ सीज हुआ है और कुछ सोना भी सीज हुआ है। इसमें ये जो डिपार्टमेंट है यानी ईडी, ईडी इसको सीज कर रही है और ईडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और ऐसे में सारी जो पावर्स हैं अब वो ईडी के पास होती है। सीक्वेंस जो है दीपक भी बताएंगे। दीपक, क्या था ईडी का पूरा सीक्वेंस, किस तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन होती है? देखिए, ईडी का फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये जितने भी कानूनन जो फाइनेंशियली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं तो ईडी जाके सीधा पूछताछ कर सकती है। ईडी को किसी पुलिस वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो चाहे तो पूछताछ के दौरान उसे लगे कि कुछ झोलमेल है तो उसे अरेस्ट भी कर सकती है। अगर आईटी करती है तो इनकम टैक्स, उनके भी कुछ एक्ट्स रहते हैं, आईटी एक्ट्स रहते हैं, उसके थ्रू गिरफ्तारी होती है। कस्टम वाले जो गिरफ्तार करते हैं कस्टम एक्ट के थ्रू गिरफ्तारी करते हैं। ईडी का भी अपना एक्ट है। अच्छा, ईडी जब आती है कुछ करने या जब्ती करने, तो हर एक चीज़ का हिसाब रखा जाता है। यहाँ तक कि जो भी नोट मिल रहे हैं या सोने जितना भी गहना है, हर एक चीज़ का ट्रेडमार्क और हर एक चीज़ का नंबर, एक एक चीज़ का नंबर नोट डाउन किया जाता है, कहाँ से कैसे मिला, और उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, आपने पैसा आज से 4 साल पहले कहाँ खर्च किया था उसका हिसाब। कि आपने मान लीजिए कि प्रॉपर्टी लिया, तो उस प्रॉपर्टी के लिए आपके पास जो सैलरी आ रही है, आपके सैलरी में उतने पैसे नहीं थे कि आप इतने पैसे इकट्ठा करके एक फ्लैट खरीद सकें। तो आपने अपनी कौन कौन सी जायदाद बेची या कहाँ कहाँ से पैसे लिया, लोन में भी पैसे लिए, तो उस लोन को चुकाने के लिए आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या था, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो मैकेनिज्म आता है कि आपके घर से जितने भी पैसे मिले हैं उनके नंबर, जो नोट पे एक नंबर देखा होगा आपने, अगर नए नोट हैं तो नए नोट कहाँ से उनके पास आए, कौन से बैंक से इतने पैसे निकाल कर वहाँ तक पहुँचा है। मान लीजिए आरबीआई ने एक नया नोट जारी किया, नोट जारी करते ही बता दिया गया कि इतने इतने फलाने नंबर मैंने एसबीआई को दिए हैं, इतने इतने फलाने नंबर आईसीआईसी बैंक को दिए हैं। एक नंबर से ये अगर नोट पे जो नंबर लिखा था इससे पता लग जाता है कि सबसे पहले अमाउंट कहाँ पे गया, वो अमाउंट किस एटीएम में गया, वहां से ट्रैक हो जाएगा, उस एटीएम से किसने वो पैसे निकाले। ठीक है। तो ईडी इस तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करती है, नंबर को नोट डाउन करके। लेकिन इस केस में दीपक थोड़ा फर्क है, इसमें पुराने नोट है, नए नोट नहीं है। पुराने ना, हाँ, दो इसमें 200 ज्यादातर पुराने नोट हमें दिख रहे हैं, पुराने नोट्स हैं, क्योंकि 500 के नोट हैं और 2000 के नोट हैं जो हमें नजर आ रहे हैं और जो बताया भी गया है ईडी की प्रेस रिलीज में। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि 2000 के नोट अब फिलहाल तरीके से पब्लिश करना बंद कर दिए हैं आरबीआई ने। तो ये कितने पुराने नोट हैं और उनको ट्रैक कर पाना कि कौन कौन से अकाउंट कौन कौन से बैंक से गए था और इन तक पहुंचे कैसे, तो ये सवाल कहीं ना कहीं की अर्पिता, यानी बहुत ज्यादा टीडीएस इन्वेस्टिगेशन इसकी होती है। ये तो एक बता दिया प्रोसेस दीपक ने। एक और मैं चीज आपको बताता हूँ। दरअसल इनकम टैक्स जो है वो ये देखता है कि आपने अगर आय से अधिक जो है आपने अर्जित किया है, तो ऑब्वियसली वो जैसे दीपक भी बता रहे थे कि ये आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यानी कोई एंट्री हुई, डिपॉजिट हुआ, कोई विड्रॉ हुआ, वो सारी एंट्रीज आपके एक नंबर में, जिसको कहा जाता है, होती है। और ऐसे में आपको ऑब्वियसली बताना पड़ता है कि इतना अमाउंट अगर आया तो कैसे आया। ये नहीं बता पाते तो इनिशियली सीज किया जाता है। लेकिन ये सारी सीजर जो बनते हैं ये तब ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, यानी तब वो पैसा एजेंसी इस्तेमाल कर सकती है जब इस पूरे मामले में आरोपी दोषी करार दिया जाता है। यानी कि जब अर्पिता या इस मामले में जो दूसरे आरोपी है पार्थ, वो जब दोषी करार दिए जाएंगे उसके बाद ही इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन वो क्या करेंगे कि इन पैसों को बैंक अकाउंट में डालेंगे ईडी अपने, वहां से एफडी भी कराई जाती है कई बार जो इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा मिले, इंटरेस्ट जो है वो ये बताया जाता है, उसका भी रिकॉर्ड होता है कि इस पैसे से इतना इंटरेस्ट आया, इस समय आया। और वो इंटरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली वो भी खर्च नहीं कर सकती, कहने का मतलब ये, क्योंकि वो टेक्निकली उनका पैसा नहीं है, उनका पैसा नहीं है जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता। यानी अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जी ये केस में ईडी जीत गई है, तो फिर वो पैसे का इस्तेमाल होता है। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ऑब्वियसली वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक बजट जाता है। अब
एक सवाल दीपक के मन में भी था कि ये जो पैसा सारा जाता है, क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स में ये बढ़ता है? एक सवाल और है, हाँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं ईडी हूँ और मैंने आपकी संपत्ति अटैच कर ली, तो मैं ये भी जानने सोच रहा था कि मान लीजिए आपकी दुकान है, रेस्टोरेंट है या होटल है, ईडी ये भी जांच करेगी कि आपके यहाँ से कितना प्रॉफिट आता है। ठीक है। तो ईडी इसे भी अगर अटैच कर लेती है अपने साथ, तो ऐसा कहा जाता है कि आप उससे फिर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ईडी हूँ, मैंने आपके घर या होटल को जब्त कर लिया, तो बिजनेस करने की परमिशन होती है। हाँ, वो भी तब तक होती है, तब तक जब तक कि गिल्टी प्रूव नहीं हो। गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, क्योंकि वो अर्जित कैसे करेगा? वो जाके कोर्ट में रोएगा कि भाई मेरा तो इन्होंने, अभी तो मैं दोषी तो हूं नहीं, आपने मेरा सब अटैच कर लिया। लेकिन उसकी जितनी भी पैसे कमाई होगी सब ईडी के अकाउंट में जाएगी, ये चीज़ है। तो फिर उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये पता ना लग जाए कि ये जो धांधली हो रही है पैसे कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, मान लीजिए अभी सीज कर लिया, अभी इनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है फॉर एग्जांपल। हाँ। अब वो कहेगा भैया मुझे खाना भी तो खाना है, मुझे रहना भी तो है, मैं उसके लिए जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा व्यापार अपनी जमीन पर करना चाह रहा हूं, जो अभी तक मेरी जमीन है, आप कह रहे हो मेरी नहीं है, लेकिन मुझे अभी तो मैं प्रूव नहीं हुआ है कि मेरी जमीन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कोई भी सरकारी मुलाजिम होते हैं, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ। तो उन्हें बड़े अफसर को बताना पड़ता है कि उनके पास कौन से आय के स्रोत आए, ठीक है। कहाँ से आपने ठीक है। कमाए। तो अगर आपके पास सब कुछ इतना अच्छा ही है, तो आप कागजात दिखाइए और बताइए कि हमारे ईडी अगर कन्विंस हो जाए आपकी बातचीत में ही हाँ। कि आपकी सब कुछ सही है, तो ईडी तुरंत ही आपको छोड़ देगी। ठीक वो है। ये नहीं कहेगी कि ठीक है आपकी होटल है तो ठीक है हम होटल को साइडलाइन कर देते हैं, उसमें हमें कोई धांधली नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहीं से भी उन्हें लगे कि इस जगह से पैसे की धांधली आ रही है, होटल से, दुकान से, रेस्टोरेंट से, वो सारी चीज़ें सीज हो जाएंगी। ठीक है। अब उसमें अगर कोई आपका ऐसा एंटिटी है जिसमें करप्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दिया जाएगा साइड में। लेकिन बस आपको ईडी में उनको कन्विंस करके दिखाना पड़ेगा, कागजात दिखाने पड़ेंगे कि सब कुछ लेकिन सही। शायद मुझे लगता है इस केस में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इतना करोड़ तो सीज हो गया और वैसे भी करोड़पति हैं ऑलरेडी, करोड़पति तो हैं। इनको तो और मतलब अर्पिता की बात ये कि कहा जाता है वो झोपड़ी से आई थी, बताइए। चप्पल पहनने वाली एक थी, और उसको इतनी जल्दी उसने इतनी कमाई कर ली। उसकी माँ का भी कहना था, जब हम बाइट सुन भी रहे थे, हाँ। कि उसकी माँ ने भी कहा था अर्पिता से कि मुझे ये बताओ यार तुम इतना पैसे कहाँ से ला रही हो। हाँ। तो उसकी माँ ने कहा कि मेरी मेहनत की कमाई है, मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ। तो उसकी माँ का कहना था कि कोई गलत काम कर रही हो तो रहने दो, हाँ। छोड़ दो। हाँ। लेकिन ये नहीं हो पा रहा। अर्पिता ने उनको बताने से मना कर दिया था हाँ। कि नहीं मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। हाँ। और अच्छा काम क्या कर रही थी, जो अब जाके लोगों के सामने आ रहा है कि टीचर की जो धांधली हुई थी एडमिशन की, हाँ। उसमें सोने अर्जित कर रही है। यहाँ तक कि टॉयलेट सीट के अंदर उसने छुपा रखा था। मुझसे कल एक मेरा दोस्त भी पूछ रहा था कि यार ये पैसा आपने घर में क्यों रखा था, तो मैंने कहा वो तेरे घर में तो रखेगा नहीं, अब वो कोई अपने नियर एंड डियर के घर में ही रखेगा पैसा। और पैसा छिपाने के लिए आप ऑब्वियसली कैबिनेट्स बनवाते हैं अलग अलग अपने घर में, या कोई बहुत बड़ी सुरंग टाइप बनवा देते हैं कई लोग, तो क्योंकि ऐसा देखा है हमने, मतलब मेरे एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि कई लोगों के जब ईडी ने रेड मारी तो ऐसी चीज़ें भी मिली। अब इस केस में चूंकि अब लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कारें गायब हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि कारें कैसे गायब हो गई कि और कोई मुझे बता रहा था इस दौरान कुछ चोर घुसे तो आसपास के पड़ोसियों ने सोचा ईडी के ऑफिशियल हैं, तो उन्होंने कुछ विरोध ही नहीं किया कि अपना ठीक है काम कर रहे होंगे वो। जो आपने सवाल की पूछा ना कि घर पे ही क्यों पैसे रखे जाते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे डीलिंग करने आ रहा हूँ, तो आप कहेंगे ठीक है भाई तुम मुझे पैसे अभी इंस्टेंट पैसे दे दो, तो 2 या 3 करोड़ जब बैग में आ रहा है आप उसे लेके कहाँ जाएंगे। सही बात। अब मान लीजिए पुलिस ने कभी चेकिंग कर लिया आपकी गाड़ी में, आप पूछा कि 2 या 3 करोड़ कहाँ से आए, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर जब भी हम देखते हैं सब घर पे ही रखते हैं, कहीं छुपा के रखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो बैग में आ रहे हैं, सुटकेस में आ और रहे हैं। वो ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी आपके बैंक में जमा हो नहीं सकते। अब ये जो गाड़ी गायब हुई है या गाड़ी, तो इसमें क्या ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर भी कुछ ऐसे बने हो सीक्रेट डब्बे हो सकते हैं जहाँ पे रखे हो पैसे। और बल्कि ईडी तो ये भी कह रही थी कि 100 करोड़ से ज्यादा की इसमें सीजर होगा। मुझे याद है अभी 4-5 दिन पहले उनका बयान आया, और अभी तो कई फ्लैट्स ऐसे हैं जिनका पता कर रहे हैं वो, कि भाई हो सकता है उन फ्लैट्स में भी कुछ ना कुछ मिल जाए। मुझे याद आ गया पीयूष जैन वाला मामला था जिसमें 200 करोड़ मिले थे, तो मतलब ये फिगर उसके आसपास ही जा सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बंगाल इतना बड़ा राज्य भी नहीं है कि इसमें टीचर की धांधली में लोगों ने इतने सारे पैसे। हाँ, ये सही बात है आपकी। इसमें मुझे लग रहा है कुछ और करप्शन भी कुछ और करप्शन टीचर की धांधली में ही 50 करोड़, क्योंकि वो भी इतना बड़ा राज्य नहीं, यूपी जितना बड़ा राज्य नहीं है कि उसमें 22 करोड़ जनसंख्या वाले उसमें हो बंगाल में। तो ये कहीं ना कहीं कह देना कि एसएससी स्कैम है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और भी है जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पता नहीं चला ये स्कैम होता चला गया, लोग आंखों पे पट्टी बांधे हुए थे, या फिर ये बड़े सीक्रेटली काम कर रहे थे, पता नहीं चला किसी को। ये तो संभव है नहीं, मुझे लगने का। ये कहीं ना कहीं अगर ईडी अगर कहीं उनकी जांच अंदर पता हो, लेकिन हाँ ये लेट इतना क्यों हो गया, अब इसमें कई पॉलिटिकल। आप सोचिए जो इतना अमाउंट है वो कहीं तो कोई तो लेकर आ रहा होगा घर में, हमें वही बैग में तो ला रहा होगा, किसी को तो शक हुआ होगा कि क्या लेके जा रहा है। अब ये कोई पता कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बंगाल में कोई एसएससी स्कैम या किसी को 40 से 50 हज़ार की नौकरी चाहिए एसएससी में जाके, वो आपको कितना पैसा देगा, 5 या 6 लाख या 10 लाख दे देगा। बस इससे ज्यादा। तो आप सोचिए कि 50 करोड़ का अगर मान लें किसी एसएससी स्कैम से हुआ, तो वहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे इतने पैसे दे रहे हैं। ये पैसे हैं जो हमें दिख रहे हैं,
बाकी और भी पैसे होंगे जो बैकग्राउंड में खा चुके ठीक होंगे बात है, ठीक बात या है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। तो ये मेरा अभी बड़ा सवाल है कि ये पैसे जो दे रहे हैं गरीब जनता की जो पैसे ये थे, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि कितना पैसा तो आपने उसकी प्रॉपर्टी ले ली होगी, हाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप इतना कैश, आप सोचिए ये सब कुछ करने के बाद भी 50 करोड़ पड़ा हुआ है खपाना बहुत। खपाना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको कई तो खपा ही दिया होगा कि भाई इसको ये ले लो, क्योंकि अभी पता लगे जा रहा है लगातार इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज निकल कर आ रही है। लोग एक प्रॉपर्टी नहीं बना पाते पूरे जीवन में, तो यहाँ तो 6-6, 7-7 प्रॉपर्टी एक लड़की के नाम पर। जैसे अभी हम उसी बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि ईडी ने पिछले 4 सालों में 67,000 करोड़ ये उन्होंने जब्त की है, संपत्ति जब्त की है। बताइए। सबसे ज्यादा 2019 और 20 में 28,815 करोड़। बताइए। अगर आप बात करें दिल्ली जैसे जो स्टेट की, तो उसकी ऑलमोस्ट आधी जो बजट हो गया ये। हाँ, हाँ, हाँ। और अब तक जो अभी जो चल ही रहा है 2021-22, इसमें 8,989 करोड़, इतनी ज्यादा, ये लगभग 9,000 करोड़ इन्होंने ईडी ने जब्त कर ली है संपत्ति। तो ये अगर पूरे 4 साल में बात करें, सिर्फ 17 से लेके 22, ये 18 से लेके 22 तक के में, तो 67,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है ईडी। सिर्फ ईडी की बात करें, इनकम टैक्स और वो सब कोई और नहीं है इसमें, सिर्फ ईडी। सिर्फ ईडी का ही है आंकड़ा। नहीं, लेकिन अगर ईडी इतना जब्त कर रही है तो ये इसका हिसाब क्या कोई एजेंसी दे रही है, या कुछ लग रहा है हिसाब कि भाई ये कहाँ जा रहा है? मैं आपसे ये तो हमने जो मीडिया को उन्होंने बताया कि हमने इतना कर दिया, वो कर दिया, बाकी पता नहीं कितना। हम देखिए आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई ये इतना पैसा क्या वाकई इतना ही जब्त हुआ या अमाउंट ज्यादा भी था? अब जैसे इसमें एक बात लिखी कि चिदम्बरम की दिल्ली में कोई उनके बंगला था, उसमें जब उन्होंने अटैच किया तो उसकी 50% हिस्सेदारी अटैच कर लिया गया था। लेकिन उस प्रॉपर्टी को खाली करने का कोर्ट ने कोई नोटिस, और या कोर्ट ने नोटिस भी नहीं किया कि आप खाली कर दो, उसमें रहो, अपनी आपके जो बिजनेस है सब कुछ करो, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी कमाई होगी, जो आप कह रहे थे कि आप सारी प्रॉपर्टी मेरी ले लोगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, तो इसमें एक बात लिखी कि 2018 में एक एग्जांपल दिया उन्होंने चिदम्बरम का कि जब उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई तो 50% की जो हिस्सेदारी थी ईडी ने अपने पास रखी, 50% आपको रख दी। इसका मतलब 50% शेयर वो रख लेते हैं। शेयर रख ये बिल्कुल टेक्निकली सही भी लग रहा है, क्योंकि भाई जब तक मुझे लग रहा है दोषी नहीं प्रूव हो तो आप कैसे किसी की प्रॉपर्टी को इतना वो कर लेंगे? क्योंकि इसमें ना इनकम टैक्स भी बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन करता है। इसमें ये पता लगाया जाता है पूरी डिटेल। जैसे हमें याद है कि अब जैसे 31 जुलाई आ रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है, तो पापा हमें फोन करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई तेरा ये एंट्री थी, वो कौन सी एंट्री थी, इसमें तूने क्या किया था? तो फिर उनको बताना पड़ता है, पापा ये मैंने लोन के लिए था, ये या मैंने एफडी तोड़वाई थी। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा लोग कॉन्शियस हैं और कितना ज्यादा इनकम टैक्स को बताना पड़ता है। तो ऐसे में अगर इतना अमाउंट आ जाए तो वो तो ऑब्वियसली जो है वो इसका तो हिसाब ही नहीं होगा कोई। खैर, अब जो लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, और हो सकता है एक चीज कई बार इसमें भी होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली, अब आप कल वो कन्विक्ट भी हो गया या कुछ बच भी गया, कहीं पता लगा कि आप 50% कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी है, 50% आप ठीक ठाक है, तो कोर्ट ये भी कह सकते हैं, कहता है कि चलो हम आप पे इतने इतने करोड़ का फाइन लगाते हैं, आप इतना फाइन दे दीजिए और आरोप मुक्त हो जाइए, या कंप्लीट हो जाइए। ये अदालत डिसाइड करती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अदालत यही करती है, फाइन लगा के उन्हें छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मुझे याद है एक पॉन्जी स्कीम चली थी अभी हाल ही में, जिसको सोशल ट्रेड के नाम से था, उसका मालिक अनुभव मित्तल अरेस्ट हुआ था, और वो 27-28 साल का ही लड़का था, उसके पास से 600 करोड़ सीज किया था ईडी ने, जो वहाँ की मतलब एजेंसी थी, उसने 600 करोड़ रुपए उसके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, जिसमें ये सीज हुआ है। वो लोगों का ही पैसा था, 57,000 की एंट्री थी एक आदमी से। तो आप सोचिए कि ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं किस लेवल पर जाके फ्रॉड कर रहे हैं, और ये ऑब्वियसली पता नहीं चल रहा है, और उसके बाद देखिए कितना अमाउंट सीज हो रहा है, और उसके बाद इस अमाउंट का क्या हिसाब दे रही है ये आज तक ना किसी आदमी ने पूछा, ना उसको पता लगा। अगर पूछेंगे भी ना आप विभाग से आरटीआई डाल के कि भाई ये जो आपने इतना सीज किया, जैसे दीपक ने बताया करीब 28,000 करोड़ 19-20 में 28,000 करोड़, तो आप अगर आरटीआई डाल के पूछे ईडी से कि भैया ये अमाउंट आपने कहाँ खर्च किया, तो मुझे नहीं लगता डिपार्टमेंट कोई देगा आपको जवाब। तो आप सोचिए कि कितने सारे ब्यूरोक्रेट हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो सीधा रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और ऐसे में गड़बड़ होने का बहुत स्कोप रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होती है, लेकिन रहता बहुत है। जैसे कई कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में कि अगर आप कंपनी को, अगर आपकी सैलरी 10 रुपये है तो कंपनी को आप 200 रुपये कमा के दो, या कम से कम 60 या 70 5 गुना ज्यादा कमा के दो। तो ईडी शायद यही करना चाह रहे कि भाई हमारे अफसर हैं तो हम इतना सरकार को कमा के दे रहे हैं, जब्ती करके, सोना जब्ती करके, ये रेड मार कर, क्योंकि ये वो बजट है जो ये एक्चुअली जनता की कमाई है। ये आप सोचिए कहाँ से रूट कहाँ से हुआ। अगर इसको ये भी मान लिया जाए कि शिक्षक घोटाला है, तो कुछ अभ्यर्थी आए जिन्होंने पैसा दिया, वो पैसा इन्होंने अपने पास रखा, वो घूम फिर के पैसा पहुंच रहा है अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अब वो इसी पैसे को या तो जनता की सेवा में या अपनी सेवा में लगा रहे हैं। इसको इस सेंस में देख लिया जाए साइकिल, तो ये होगा। खैर, इस मुद्दे पर हमारी लगातार बातचीत चलती रहेगी। हमने आज आपको बताया किस तरह से ईडी का जो ये पैसा जब्ती होती है, दीपक ने इसमें बहुत अहम पॉइंट्स रखे, कहाँ तक ये जाता है, किस तरह से बैंक अकाउंट में रहता है,
फिर जब दोषी करार दिए जाते हैं तो ऑब्वियसली ये अमाउंट ईडी के पास होता है, और अगर आरोप मुक्त होते हैं तो आपको मिल जाता है अमाउंट। तो ये इस तरह से ये पूरी चेन रहती है जो जब्ती होता है पैसा। इस पर और भी हम आगे आपको जानकारी देंगे, एक और वीडियो बनाएंगे कुछ अलग एंगल्स पर। आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, आप बताइए आप इसमें कुछ और क्या जानना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जो अभी तक किसी को ना पता हो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेगेटिव कमेंट्स हो, पॉजिटिव हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। फिलहाल के लिए शुक्रिया।